नमस्कार सभी जवानों को, बहनों भाइयों को। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बिल्कुल अपने ही शानदार अंदाज की तरह आपकी पढ़ाई भी शानदार ही अंदाज में चल रही है। और जीडी की नोटिफिकेशन जब से आई है, अवश्य ही आपके दिमाग में एग्ज़ाम का टारगेट सेट होने लग गया होगा, हो भी जाना चाहिए। अब तक जो लापरवाही कर ली वो ठीक है, अब के बाद कोई भी लापरवाही करने की गुंजाइश नहीं करनी है। एग्जाम की तैयारी के तरीके से करनी है। देखिए, कोर्स बहुत सारे बच्चे लेंगे, कृपया बुरा ना माने। मतलब मैं आपको बताऊं तो जब फॉर्म भरे जाते हैं तो उनमें से 50% फॉर्म तो वो बच्चे भर देते हैं कि जो उस एज लिमिट में आ रहे होते हैं और जिनकी योग्यता वैसी होती है। वो एग्जाम देने के उद्देश्य से नहीं भरते हैं। बाकी 50% बच्चों में 25% बच्चा ऐसा रहेगा जो टाल मटोल करेगा, यार कल पढ़ेंगे, आज जो आधा अधूरा काम करेगा, बस पढ़ लिया तो रिवीजन नहीं किया, रिवीजन कर लिया तो मॉक टेस्ट नहीं लगाया, संडे को रिवीजन नहीं करा। 25% बच्चा ही सीरियस होकर पढ़ता है। आपको उस 25% में आना है और इस जीत को अपनी करना है और इस दौड़ को सफल बनाना है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। वैकेंसी बढ़ने के चांसेस रहते हैं। जीडी में पिछली बार भी यही हुआ था, उससे पिछली बार भी यही हुआ था कि वैकेंसी बढ़ी थी। आप कैसे हैं गुरुजी? मेरी तबीयत अभी सुधार है, सीके भाई भैया, गले में बस थोड़ी दिक्कत है, बाकी सब कुछ ठीक है। विजय यादव, आप तो बिल्कुल हीरो लग रहे हैं भाई साहब, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यार। अनुज कुमार, गुड आफ्टरनून जी। सभी को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। ये एसी नीचे कर दो भाई साहब। चलिए जी। तो स्वागत है सभी का। आ जाएंगे एक बार सभी। मैं तब तक पिछले पढ़े हुए में से एक क्वेश्चन लिख देता हूं, आप सभी लोग उसका आंसर करेंगे। तो पीछे जो हमने पढ़ा, प्रेशर के बारे में पढ़ा, और प्रेशर में हमने पाया, मुझे बताइए, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है, द्रव चलित लिफ्ट जो होती है, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है, द्रव चलित लिफ्ट जो होती है, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? उसके बाद हम आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी, राम राम जी, राम राम साहब। प्रियंका सर, क्या पेपर को क्या कह रहे हैं भाई, नहीं समझ आ रहा है सर। क्या पेपर का लेवल सेम रहेगा? बिल्कुल, पेपर का लेवल औसतन वही रहता है, जैसा पिछली बार है, औसतन वही रहता है। और देखो, मैं कहूंगा कि पेपर के लेवल से आपको कभी घबराना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल अगर ज़्यादा रहेगा तो कट ऑफ कम जाती है, आसान रहेगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है। ओवरऑल अगर आप एक अच्छे पढ़ने वाले हैं तो कभी भी आपको पेपर के स्तर को देखकर डरने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम सभी का आंसर खतरनाक, ज़बरदस्त, बेहतरीन। कमेंट सेक्शन पूरा गूंज उठा है पास्कल की आवाज़ से। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग सही आंसर करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? पास्कल। सही आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा पास्कल। तो पास्कल साहब ने लिफ्ट का, हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है वो पास्कल साहब के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो पास्कल जी के सिद्धांत पर कार्य करती है। एक बार अगर हम जो अभी हमने सीखा है उसको दोहराएं तो हम ये पाते हैं कि हमने देखा, प्रेशर को 3 तरीके से हम दरअसल बांटते हैं। और उसमें पहला जो तरीका है, पहला जो प्रकार है, वो है आपका मैकेनिकल प्रेशर, यानी कि यांत्रिक दाब। यांत्रिक दाब की हमने परिभाषा देखी और हमने ये पाया कि यांत्रिक दाब ठोसों पर लगता है, सॉलिड्स पर ये लगता है। जैसे कि पटरी जो दाब लगाएगी सीमेंट के स्लीपर्स पे, या फिर कील दाब लगाए, या फिर सूटकेस के हत्थे पे दाब लगे, ये सारा का सारा यांत्रिक दाब होता है जो कि सॉलिड्स के बीच में लगता है और ये क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। कहें तो क्षेत्रफल का उल्टा चलता है। अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। ऐसी ही कुछ चीज़ों के बारे में अभी तक हमने सीखा। उसके बाद हमने टर्म देखी, डेंसिटी, घनत्व, जो कि सभी के लिए है। सॉलिड के लिए भी है, लिक्विड के लिए भी है, गैस के लिए भी है, यानी कि ठोस के लिए भी है, द्रवों के लिए भी है और गैसेस के लिए भी है। उसके बाद हमने देखी आपेक्षिक घनत्व, जो कि क्या था? आपेक्षिक घनत्व जिसका कोई मात्रक नहीं था। फिर हमने देखा द्रव का दाब और हमने पाया कि द्रव का दाब जो है वो क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है जी। पास्कल का नियम देखा, पास्कल के नियम पर आधारित कुछ उपकरण देखे। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो कृपया एक बार थम्स अप करें और फिर आज के बड़े ही शानदार और बेहतरीन से मुद्दे पर चलें, जिसका नाम है उत्प्लावन बल।
ये बहुत ही शानदार मुद्दा है, उत्प्लावन बल, बायोन्सी फोर्स। बहुत बेहतरीन फैक्ट इससे जुड़े हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन फैक्ट्स को हम बहुत ही इजी तरीके से सीखेंगे, आसान तरीके से सीखेंगे, हंसते खेलते हुए, मजा में। बताइए, क्लियर है सभी को यहां तक? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। टॉर्च कैसी राशि है? राघव कुमार जी, तुम कैसी राशि हो? भाई साहब, टॉर्च कोई राशि है यार, कैसी बात करते हैं? वस्तुएं थोड़ी ना राशि होती हैं, क्या खलीफा आदमी हो यार तुम, गजब। चलिए, सभी के एकदम थम्स अप, अच्छे अच्छे, और सभी को समझ में आ रही है चीजें। अब चलते हैं थोड़ा आगे, उत्प्लावन बल। तो थोड़ा सा आपको स्थिति को अच्छे से समझना पड़ेगा। उत्प्लावन बल में आप देखें कि मान के चलिए मेरे पास एक बर्तन है, या बर्तन छोड़िए, आप ये मानिए कि जैसे ही कोई पानी का जहाज होता है, जब वो पानी में डूबेगा तो क्या सिचुएशन रहती है, क्या कहानी रहती है? अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो यस करना। जैसे ही हम पानी के जहाज को पानी में डुबोते हैं, फील करो फील करो, तो जैसे ही जहाज पानी में डूबता होगा, तो जितना डूबता जाएगा उतने पानी को हटाता जाएगा, तो जितना जहाज पानी में डूबेगा उतना पानी हटता जाएगा, और जितना पानी हटेगा फिर वो पानी वापस आकर अपनी जगह मांगेगा, और उस चक्कर में जहाज को ऊपर की तरफ उछालेगा। तभी तो आपने देखा है, जैसे ही किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो वो वस्तु ऐसे बम्प करती है, उछलती है। क्यों उछलती है? क्योंकि पानी बार बार हट रहा है और अपनी जगह मांगने के चक्कर में उसे ऊपर उठा रहा है, हट रहा है और फिर से उसे ऊपर उठा रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो अपनी वो वस्तु अपनी जगह को छोड़ेगी, और फिर जितना पानी जगह को छोड़ेगा उतना ही पानी उसको ऊपर की तरफ उठाएगा। ठीक है? तो वस्तु पर किसी द्रव के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया यही बल उत्प्लावन बल कहता है, बायोन्सी फोर्स कहलाता है। पहली बात तो यह है, लिखने के लिए अच्छे से समय दूंगा, बढ़िया से पहले चीजों को समझें। दूसरी चीज है, दूसरी चीज के बारे में ध्यान से सुनेंगे। मैं आपसे यह कहता हूं कि मान लीजिए जब हमने उस जहाज को नीचे डुबोया तो कुछ पानी हटा। ठीक है? कुछ कितना पानी हटेगा बताओ? तो क्या मैं अगर ये कहूं कि बिल्कुल उतना ही पानी हटेगा जितना कि उस वस्तु का द्रव में हिस्सा डूबता है? भाई, जहाज जितना पानी में डूबेगा उतना ही तो पानी हटेगा, और जितना पानी हटेगा उतना ही पानी वापस से आगे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ऊपर की तरफ जो लगाया गया फोर्स है, ऊपर की तरफ जो लगाया गया बल है, वो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। भाई, फोर्स जो लगा है ये उसी द्रव ने तो लगाया है वापस आकर जो हटा था। तो जो फोर्स लगेगा वो उस वस्तु के, उस लिक्विड के वेट के बराबर होगा जो उस वस्तु के द्वारा हटाया गया है। तो जरा बताओ, क्या आपको ये बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। उस वस्तु का घनत्व पानी से कम होगा ना सर? नहीं नहीं नवीन कुमार, लोहे का बना होता है जहाज, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बस आप इतनी बात सीखिए कि हाँ, क्या मैं सही कह रहा हूं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? भाई, सीधी सी बात है कि अगर किसी भी वस्तु को, जहाज को ही आप लिक्विड में डुबोगे तो वो लिक्विड हटाएगा, और जितना लिक्विड हटाएगा उतना ही तो फोर्स उस पर ऊपर लगेगा। तो मेरा स्टेटमेंट है कि किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो फोर्स होता है, बायोन्सी फोर्स होता है, उत्प्लावन बल होता है, ये उस वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है। जितना पानी हटा उसी ने वापस उसको ऊपर आके उछाल दिया। ठीक है? इसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। और ये किसने दिया था? ये आर्किमिडीज साहब ने दिया था। ये नियम जो दिया आर्किमिडीज साहब ने दिया था, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। कौन सा नियम? कि वस्तु पर ऊपर एक बल लगेगा, नोट भी करते रहिएगा, कि वस्तु पे ऊपर एक फोर्स लगेगा जैसे ही पानी में डुबोगे, और जो वो फोर्स होगा वो बिल्कुल उतना ही होगा जितना की वस्तु पानी हटा रही है, जितना की वस्तु ने पानी को हटाया है।
जितना कि लिक्विड डिस्प्लेस्ड किया गया है उस बॉडी के द्वारा। ठीक है, तो नोट करते रहिए, एक आध बच्चों के लिए मैं फिर से बता देता हूं, नोट भी करते रहिए कि मान लो तुमने किसी जहाज को पानी में डुबोया, तो क्या होगा कि जैसे ही जहाज पानी में डूबे, भाई फील करो, जैसे ही जहाज पानी में डूबेगा तो क्या होगा, पानी हटेगा और फिर वो पानी अपनी जगह लेने के चक्कर में वापस आएगा और फिर से जहाज को ऊपर उठाएगा। तो वही पानी तो ऊपर उठा रहा है जहाज को जितना पानी हटाया गया था। तो ऊपर उठाने को हम कहते हैं बायोन्सी फोर्स, उत्प्लावन बल। और प्यारे बच्चे, ये बिल्कुल उतना ही है जितना कि किसी जहाज ने पानी हटाया है। सही बात है। चलिए बस इतना समझिए। अभी हम आगे बात करेंगे कि जहाज तैरता कैसे है, कील डूब क्यों जाती है, सबके बारे में आगे बात करेंगे। पीडीएफ बिल्कुल निकाल सकते हैं, जो आपकी पीडीएफ है ना, हैंड रिटन पीडीएफ है, उसको आप जरूर निकाल सकते हैं। इसको निकालोगे तो पेज काले काले आ जाएंगे, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रजनीश राजा, राजा बाबू अभी बात करेंगे। सर जहाज कौय से तैरता है, कौय से तैरता है, अभी बताएंगे कौय से तैरता है। चलिए नोट करो जल्दी से सभी, और फिर हम थोड़ा सा आगे चलें। बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, शानदार। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। प्रश्न आता है क्वेश्चन पेपर में कि बताइए लोहे का इतना भारी जहाज कैसे तैर जाता है जबकि जो हल्की सी कील होती है वो डूब जाती है। भाई बात भी ठीक है, सुनिए, लोहे का जहाज क्यों तैर जाता है? ठीक है, देखो, जैसे ही जहाज को पानी में डुबोया जाता है, जैसे ये जहाज इसमें जाएगा तो ये कुछ पानी को हटाएगा और वही पानी इसको ऊपर की तरफ धक्का देगा, और उसी को क्या बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, उसी को तो हम बायोन्सी फोर्स बोल रहे हैं। यानी कि इस पर एक बल लग रहा है जो कि कहाँ है, ऊपर की तरफ। पूरे जहाज पर, जितना भी जहाज पानी में है, पानी के द्वारा उस पर ऊपर की तरफ बल लगाया जा रहा है। यहाँ भी होगा, पीछे की तरफ भी होगा, है ना, नीचे की तरफ भी होगा। अच्छा जी, ये चाहता है कि ये जहाज ऊपर चला जाए, लेकिन इस जहाज पर नीचे की तरफ भी एक फोर्स लगा हुआ है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ये फोर्स क्या है, ये बल क्या है? ये बल है उस जहाज का भार, जहाज का वेट। तो जहाज का जो वेट है, जहाज का जो भार है, ये जहाज को डुबाना चाहता है, और ये जो उत्प्लावन बल है, ये इस जहाज को उठाना चाहता है। अब जहाज की आकृति अगर आप देखें तो लंबा लंबा बनाया जाता है। भाई जहाज को ऐसे चौकोर क्यों नहीं बना दिया जाता? क्योंकि लंबा लंबा इसलिए बनाएंगे ताकि जहाज का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पानी के संपर्क में आए, ये ज्यादा से ज्यादा पानी हटाए, और हमें चाहिए कि ये अपने भार से भी ज्यादा पानी हटा दे, अपने टोटल वेट से भी ज्यादा पानी हटा दे। अगर मान लो ये 100 न्यूटन का है तो ये 200 न्यूटन पानी हटा दे, जिससे कि ये थोड़ा सा ऊपर ही रह सके, बिल्कुल भी डूबे ना। समझ गए आप मेरी बात को? तो जहाज हो गई, नाव हो गई। नाव आप देखो पतली होंगी, लंबी लंबी होंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उनका पानी में आ जाए। पानी में ज्यादा हिस्सा होगा तो ज्यादा पानी हटाएंगी, और पानी इतना ज्यादा हटना चाहिए कि उसमें बैठे यात्री प्लस नाव के भार से ज्यादा होना चाहिए। तो अब अगर आपको ये दिमाग में रखना है कि कोई भी चीज तैर रही है, तो बताओ कौन सा बल उस पर ज्यादा लग रहा है? भाई उत्प्लावन बल या वस्तु का भार? तो आप कहेंगे कि वस्तु पर उत्प्लावन बल ज्यादा लग रहा है अगर कोई वस्तु तैर रही है। वस्तु पर बायंसी फोर्स ऊपर ज्यादा लग रहा है उसके वेट से अगर कोई वस्तु तैर रही है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि तैरने के लिए, अगर मैं ये लिखता हूं कि तैरने के लिए फॉर फ्लोटिंग, फॉर फ्लोटिंग, तैरने के लिए जो उस वस्तु का भार है, जैसे उस वस्तु का भार, यानी कि मान लो जहाज का जो भार है ये कम पड़ जाता है, किससे? उत्प्लावन बल से। तो या तो मैं कहूं उत्प्लावन बल, यानी कि बायोन्सी फोर्स, या फिर बायोन्सी फोर्स आखिर आया कहां से है? बायोन्सी फोर्स वही तो है जितना जहाज ने पानी हटाया है।
तो इसको मैं ये भी तो कह सकता हूं उत्प्लावन बल को कि जहाज के द्वारा हटाए गए पानी का भार, जहाज के द्वारा हटाए गए पानी का भार, हटाए गए पानी का भार यानी कि हटाए गए पानी का वेट। बताओ कि ये बात किस किस को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। बहुत ही बढ़िया। वस्तु का भार, वस्तु का भार नहीं हो यहाँ, हाँ यहाँ वस्तु का भार कह सकते हो आप, ठीक है। यहाँ मैं वस्तु का भार जरूर लिख दूंगा, आप यहाँ अच्छे से लिखना चाहते हैं तो जरूर आप यहाँ पर वस्तु का भार लिख सकते हैं, यानी कि बॉडीज वेट, बॉडीज वेट, बॉडी का वेट कम बढ़ जाता है वस्तु के द्वारा लगाए गए भार से। बताइए क्लियर है? वस्तु ज्यादा बल लगाएगी तो डूब जाएगी ना सर जी। मुस्कान सिंह, वस्तु कहाँ बल लगा रही है? वस्तु का भार अगर ज्यादा हुआ, इतना ज्यादा हुआ कि ये पानी के द्वारा लगाया गया बल काफी नहीं है, तो तब डूब जाएगी बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया सर, हम जी नाव बनाते हैं कानपुर सरसैया घाट में। बहुत सारा प्यार भाई शैलेश, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब बस ये बताइए कि इतनी बात समझ में आ गई आपको कि किसी जहाज पानी पर इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनके द्वारा हटाए गए द्रव का जो भार है वो ज्यादा होता है उनके भार से, वस्तु के भार से। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। तो यही पूछा जाएगा कि एक जहाज पानी में इसलिए तैरता है क्योंकि उसके द्वारा हटाए गए पानी का जो भार है वो कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है वस्तु के भार के। तो आप कहेंगे ये ज्यादा होना चाहिए तभी तो कोई वस्तु तैरेगी, तभी तो कोई वस्तु ऊपर जाएगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड मुस्कान, बहुत बढ़िया। निष्ठा सभी को समझ में आ रहा है। अब से समझा सर प्रवीण, बहुत बढ़िया। अभिन गुप्ता, आपको देखने के बाद एक अलग एनर्जी आती है। लवी, बहुत सारा प्यार भाई, बहुत ही जबरदस्त। पता चल गया क्यों डूब जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड विकास। तो सभी को अच्छे से समझ में आ चुका है। अब देखो ये भी प्रश्न आता है कि जहाज इतना भारी होने के बाद तैर जाता है, जबकि जो लोहे की कील होती है, छोटू सी लोहे की कील जो होती है, ये क्या होगी, डूब जाती है। क्यों डूब जाती है? देखिए डूब इसलिए जाती है क्योंकि लोहे की कील का जो भार है वो लगातार उसे नीचे ले जा रहा है। ठीक है, लोहे की कील का जो वेट है, लोहे की कील का जो भार है, लोहे की कील का जो भार है ये लगातार इसे नीचे ले जा रहा है। अब इस पर ऊपर लगना चाहिए एक बायोंसी फोर्स, उत्प्लावन बल, जो इसको ऊपर की तरफ ले जाने का काम करे। लेकिन कील की शेप बहुत पतली है, बहुत कम पानी इसके संपर्क में आ पाता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा पानी नहीं हटा पाती है। कितना सा पानी हटाती है? मान लो ये पानी हटा रही है, बहुत थोड़ा पानी हटा पाती है ये बहुत ही थोड़ा सा पानी हटा पाती है। यानी कि इस पर ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स है, जिसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं, एफ बी कहते हैं, बायोंसी फोर्स, ये कम पड़ जाता है। तो यहां पर आप या तो ये कहिए कि जो बायोंसी फोर्स है, बायोंसी फोर्स है ये आपका कम पड़ जाता है और वस्तु का जो भार है वो ज्यादा हो जाता है, वस्तु का वेट या वस्तु का भार ज्यादा हो जाता है। या फिर आप ये कहिए कि हटाए गए द्रव का भार जो है, बायोंसी फोर्स क्या है? हटाए गए द्रव का भार, हटाए गए द्रव का भार, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कम पड़ जाता है किससे? इसके वेट से। तो अगर कोई भी चीज डूबेगी, अगर कोई भी चीज डूब रही है तो वो अपने भार से ज्यादा पानी नहीं हटा पा रही, बस इतना याद रखो। अगर कोई भी चीज डूबती है तो वो अपने वेट से ज्यादा पानी हटा ही नहीं पा रही है, इसीलिए वो डूब जाती है। क्लियर है? चलिए शारदा, आप अच्छा पढ़ाते हैं और निष्ठा यू आर वेरी नाइस सर, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो, सब अच्छे से समझ आता है, बहुत सारा आभार। टाइटैनिक जहाज क्यों डूब गया था? भैया टाइटैनिक जहाज के डूबने के बहुत सारे कारण थे, वो तो बन के रेडी नहीं हुआ था दरअसल। उसके इंजीनियर्स ने मना किया था उसको ले जाने के लिए, लेकिन जो उसका मालिक था, बिजनेसमैन जो था, उसने कहा था नहीं नहीं ले जाओ लोगों को। वो तो पूरा बना ही नहीं था। अब तुम ये कहो कि भाई ट्यूब क्यों नहीं डूबती है, वो क्यों नहीं डूबता है, तो सबका यही कारण है
पानी के केस में, लिक्विड के केस में तो सबका यही कारण है। सभी लोग एक बार नोट करें और मुझे बताएं क्या समझ में आ गया। चलिए ठीक है। गुरुजी भैंस क्यों नहीं डूबती है? अरे भाई साहब, भैंस हो, भैंसा हो, तुम हो यार, गधा हो, गधी हो, सब इसलिए नहीं डूबते हैं क्योंकि वो अपने से ज्यादा वेट हटा लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ये कहते, ये सब दिया था आर्किमिडीज साहब ने। आशा करूंगा कि बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक हमने लिक्विड के प्रेशर की बात की थी, ठोस के दाब की बात हो गई, द्रव के दाब की बात हो गई। अब चलते हैं गैस के दाब की बात। गैस का दाब यानी कि प्रेशर ऑफ गैस। और गैस में हम कौन सी गैस लेंगे? हम एयर को लेंगे। हम लेते हैं एयर को, हवा को। देखिए हवा जो है हमारे ऊपर कितने किलोमीटर तक है? 12-13 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर है, वहां तक हवा है। तो 12-13 किलोमीटर तक की जो हवा है ये हमारे ऊपर दाब लगाती है, हमें दबाती रहती है हमेशा। ये अलग बात है कि इसके द्वारा लगाया गया दाब हमें कभी महसूस नहीं होता। उसके दो रीज़न हैं। हमारी एक ही रीज़न कहिए, हमारी बॉडी का जो प्रेशर है, अंदर का प्रेशर, वो उससे ज़्यादा होता है। अगर हमें महसूस होता तो हवा हमें दबा देती। अगर अंदर से भाई, जैसे मान लो कोई आदमी किसी बाल्टी पे अंदर से फोर्स लगा रहा हो बाहर की तरफ, कोई बाहर से अंदर लगा रहा हो, लेकिन अंदर वाला ज़्यादा लगाए, अंदर वाला और बाहर वाला बराबर लगाएं, सॉरी, तो बाल्टी कहीं भी नहीं जाएगी ना, आगे की तरफ पचकेगी ना पीछे की तरफ। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का जो अंदर का प्रेशर है वो इस प्रेशर के बराबर है, इसलिए वो इसको नहीं झेल पाते या नहीं सहन कर पाते। सॉरी, सहन नहीं कर पाते नहीं, फील नहीं कर पाते। तो वायुमंडल जो दाब लगाता है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है, गैसेज जो प्रेशर लगाती हैं, इसी को कहते हैं हम वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब होता है मंडल की वायु द्वारा लगाया गया दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोला जाएगा इसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको बोला जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, बात आती है कि ये है कितना। देखो हमारे पास फॉर्मूला है P बराबर रो डी जी। अगर हम रो की वैल्यू देखें तो इसके लिए, एयर के लिए 1.2 होती है। सोचो, पानी में 1000 होती है, लेकिन हवा के लिए 1.2 होती है। कितनी हल्की है हवा। डी का मतलब ऊंचाई समझिए या गहराई समझिए कि कितनी ऊंचाई तक हवा है, तो 12 किलोमीटर। किलोमीटर के लिए 12 किलोमीटर का मतलब 12,000 मीटर। 12,000 मीटर। और जी की वैल्यू अगर हम 10 ले लें, अगर हम इसको सॉल्व करने बैठ जाएं तो तकरीबन आपका आंसर आता है, तकरीबन आपका जो आंसर आता है ये आता है 1.01 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं हम एक एटीएम। एटीएम का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक, या इसी को हिंदी में बोलते हैं 1 वायुमंडलीय। तो प्रश्न आएगा, बताइए एक वायुमंडलीय दाब कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? तो ये होता है 1.01 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। एक बात और याद रखना, आप बहुत कंफ्यूज होते हो मेरे भैया बहन जी। कंफ्यूज इस बात में होते हो, आपको बोला जाता है कि बताओ 10 की पावर 5 हटाएंगे तो क्या लगाओगे? आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है पास्कल लगाएंगे, जबकि हम लोग हमेशा कहते हैं कि पास्कल का इससे कोई रिलेशन नहीं है। हम सीधा सीधा इसकी जगह पास्कल लिख देते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम पास्कल में लिखना चाहेंगे तो पावर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सीधा सीधा इसे ऐसे भी लिख देंगे। तो 1 एटमॉस्फेरिक में इतना हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का प्यार आ रहा है। रामकरण सर जी बहुत अच्छे पढ़ाते हो, क्लास में सब याद हो जाता है। थैंक यू सर जी, प्रैक्टिकली समझाते हो, बहुत सारा आभार। और अगर आपको चीज़ें आसान तरीके से समझ में आ रही हैं तो वाकई ये मेरी खुशनसीबी है और मुझे कंफर्टेबल और अच्छा भी फील होता है।
बाकी आप सभी का कॉम्प्रोमाइज़ इतना मिलता है, फोकस से पढ़ते हो, समझ में आता है, उसको कहते हो, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है आपके साथ-साथ। दीपक उजाला जी, बहुत सारा प्यार आपको। ठीक है? चलिए जी, तो ये हो गया आपका एक वायुमंडलीय दाब। पहले मुझे इतना बताइए कि हाँ भैया, हमें इतना समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। चलिए भैया, बहुत बढ़िया। तो सभी को ये बात समझ में आ गई। वेरी गुड, बहुत सारा प्यार भाई, बहुत सारा प्यार सभी को, बहुत 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 सारा प्यार। भगवान ऊपर वाला आपको हमेशा सलामत रखें। तो ये हो गया वन वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अब देखिए भाई, जैसे मान के चलो किसी ने कहा कि भैया प्रेशर जो हो ना, प्लीज कह रहा हूँ मुझसे आके, भैया प्रेशर जो हो ना 1.01 गुणा 10 की पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो क्या मुझे ये पता लग पाया इतना कहने से कि भाई ये हवा के प्रेशर की बात कर रहा है, या फिर ये टायर के प्रेशर की बात कर रहा है, या फिर ये सूटकेस पर लगने वाले प्रेशर की बात कर रहा है, या फिर ये पानी के द्वारा लगाए गए दाब की बात कर रहा है? तो भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो गैस का दाब है, जो वायुमंडलीय दाब है, इसको चाहिए फुल इज्जत, इसको चाहिए एकदम फुल इज्जत। इसने कहा भैया हमारे लिए एक अलग यूनिट बनाओ यार, जिससे हमारी पहचान हो। तो एक अलग यूनिट बनाई गई जिसका नाम था बार। तो याद रखना, एक यूनिट बनाई गई बार, बार। और ये स्पेशली किसका मात्रक है? ये वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। ये किसका मात्रक है? ये वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। यानी कि ये जो यूनिट है, ये यूनिट है यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्पेशली बार इसके लिए बनाई गई। सूटकेस के द्वारा लगने वाले, सूटकेस के द्वारा लगने वाले दाब को बार में नहीं नाप सकते हो तुम। बार में केवल और केवल वायुमंडल के दाब को नापोगे। अब हरीश मुझसे आके कहता है, मान लो भैया इतने बार को प्रेशर है, मान लो कुछ बार को प्रेशर लग रहा हो कहीं, मैं तुरंत समझ जाऊंगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है, ये वायुमंडल, ये वायुमंडलीय दाब की बात कर रहा है। तो बताइए, क्लियर है ना? तो आपको इसको अच्छे से समझना होगा। अब होता क्या है, एक बार होता कितना है? तो देखो, हमने क्या रखा, हमने रखा कि एक बार में 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होंगे। ठीक है, और भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोल देते हैं? पास्कल। तो इसको मैं सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से अगर तुम सीधा सीधा पास्कल लिखना चाहते हो तो तुम्हें कुछ भी उसमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आते हैं कि एक बार में कितने पास्कल। मैं मानता हूं एक न्यूटन में भी 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, तो एक बार में भी 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, 10 की घात 5 पास्कल होते हैं। एक एटीएम का मतलब है, रोशन कुमार जी, कि 12 से 12.5 किलोमीटर की जो हवा है वो हमारे ऊपर जितना भी दाब दाब लगाती है उसको हम 1 एटीएम कहते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब। पेपर में यही आएगा, एक वायुमंडलीय दाब कितने के बराबर होता है? तो कृपया करके बताएं। देखो बहुत सारी यूनिट है इसकी, अगर तुम दाब की यूनिट रटने बैठ गए, भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है, पास्कल भी है, बार भी है, लेकिन हर एक यूनिट आपको अलग कुछ देती है। अगर आप रटने बैठ गए तो आप ऐसे रटते ही रह जाएंगे, लेकिन आपको समझ में भी आना चाहिए कि हाँ भाई कौन सी यूनिट किसके लिए इस्तेमाल में लाई जा रही है। बहुत बढ़िया, हरीश ने क्या गजब का आंसर दिया है। अब देखो हरीश, वाह यार, हरीश नाम के लड़के होते ही शानदार हैं। हरीश ने कहा कि भैया अब तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, भाई इस पूरे की जगह कितना लिख सकता हूँ मैं? 10 की पावर 5 पास्कल की जगह एक बार लिख सकता हूँ। यानी कि एक वायुमंडलीय दाब को मैं 1.01 इस पूरे की जगह बार भी लिख सकता हूं। इतने बार होता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर या तो इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो, पास्कल लिखो, या इतने बार लिख दो। बताइए, जल्दी बताएंगे मुझे, क्या आप सभी को क्लियर है?
बहुत सारा आभार। चलिए समझ आ गया, बहुत 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 बढ़िया। सर मैं यूपी का रहने वाला हूँ, महाराष्ट्र में ड्यूटी करता हूँ, इधर मेरा फॉर्म नहीं भर रहा है कोई। महाराष्ट्र में ड्यूटी, भाई फॉर्म क्यों नहीं भर रहा है ये बताइए। गोलू आपका गला ठीक नहीं हुआ है, भगवान आपको जल्दी स्वस्थ करे। हाँ कोई बात नहीं, गला हो जाएगा ठीक। भाई फॉर्म का एक बार आप ये बताइए कि क्यों नहीं भर रहा है। बहुत बढ़िया। तो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर या तो इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहिए या पास्कल या बार कहिए। पता है बच्चे इसको छोड़ छाड़ ही देते हैं, बच्चे अक्सर इसको छोड़ देते हैं। अब जिन्होंने भी लेट बैच परचेज किया है वो क्या करिएगा, लेकिन नया बैच आने वाला है अवतार 2.0। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें अलग से खरीदना है, तुम्हें तो वो फ्री में मिलेगा। जिन्होंने पहले से बैच खरीद लिया है उनको वो बैच बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो वो बच्चे क्या करें कि जैसे मेरा सब्जेक्ट लाइव चल रहा है, शायद इकोनॉमिक्स लाइव चल रही है, उनको लाइव ले, और बाकी सब्जेक्ट जो नए सिरे से शुरू होंगे उनको साथ में लाइव लेते रहना। टीचर अपने समय पे खत्म कराएंगे, उसमें कोई बैकलॉग मत छोड़ना। आप चाहें तो मेरी क्लास दोबारा चलेंगी फिजिक्स की, आपके पास समय रहे तो ले लेना, नहीं तो मत लेना, क्योंकि भाई कंटेंट यही रहेगा। बस थोड़ा सा क्या होगा कि चीज़ों पे और जोर दे के पढ़ा लेंगे, क्वेश्चंस वगैरह इसमें ऐड कर लेंगे। बाकी अगर आपके पास समय ना रहे तो फिर मत करना, और हाँ अगर आप समय रहे तो फिर जरूर करना, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा आपका बहुत बढ़िया। अगली बार आप कभी, आपको लगेगा ही नहीं मेरी किसी भी क्लास में कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा हम बस रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि मेरी कोशिश ही ऐसी होती है एक ही बार में अच्छे से सबको याद करवा दें। चलिए ठीक है जी, तो ये हो गया एक वायुमंडलीय दाब। अब देखिए एक दाब और होता है, एक दाब और होता है जिसको बोलते हैं 1 टॉर। एक यूनिट होती है टॉर, एक यूनिट होती है टॉर। तो टॉर जो मात्रक है दाब का, ये स्पेशली पारे के लिए यूज होता है, क्योंकि दाब के मामले में पारा बहुत यूज होता है। याद रखना कि जो दाब को मापने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, उन सभी में पारे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि पारा भारी होता है। तो पारे के दाब को मापने का मात्रक है टॉर। याद रखना, पारे के दाब को, पारे के दाब को मापने का मात्रक, मापने का मात्रक यानी कि यूनिट, यूनिट फॉर मेजरिंग मरकरी प्रेशर। मरकरी के प्रेशर को मापने की यूनिट क्या होती है, टॉर होती है। और एक टॉर जो होता है, याद रखना 1 टॉर, 1 टॉर में 133.2 पास्कल होते हैं। याद रखेंगे 133.2 पास्कल होते हैं। देखिए यहां से प्रश्न आए ना आए, लेकिन यहां से प्रश्न जरूर आएगा, इसलिए ही मैं इसको करवाता हूं। और अगर मैं डायरेक्ट इसको लिखता, इसको ना लिखता, तो फिर आप जरूर क्वेश्चन करते कि भैया टॉर क्या होता है। तो याद रखेंगे कि 1 टॉर में 133.2 पास्कल होते हैं, ये भी आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आ गया। बस इसको ऐसे ही याद रखना है कि 133.2 पास्कल 1 टॉर में होते हैं। तो कितनी सारी यूनिट बन गई देखिए, प्रेशर की भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई, पास्कल हो गई, वायुमंडलीय दाब हो गई, बार हो गई, टॉर हो गई। लेकिन मजे की बात है कि सारी की सारी यूनिट हमें समझ में आती हैं कि हाँ भाई किस तरीके से करना है। ठीक है जी, तो ये हो गया 1 टॉर इक्वल्स टू 133.2 पास्कल, इतना आपसे पूछा जाएगा। चलिए जी, ये नहीं भी पूछा जाए लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अवश्य पूछा जाता है। और अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं तो मैं कहूंगा 1 टॉर में कितने पास्कल होते हैं। ए ऑप्शन दे दूंगा 10 की घात 5, बी ऑप्शन दे दूंगा 133.2, सी ऑप्शन दे दूंगा 760, डी ऑप्शन दे दूंगा 1 एटमॉस्फेरिक। तो आपको याद रखना है कि किस प्रकार से इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए जी।
कोई बात नहीं है भाई, ल्यूसेंट में 133.8 दिया है, कभी आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि 133.2 133.8 एक साथ हो। दरअसल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, जैसे साउंड में भी आप पढ़ेंगे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो पाती है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट मिल जाएगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे ऑप्शन में, ये मेरा आपसे वादा है। किसी बुक में 133.2 मिलेगा, किसी बुक में 133.8, लेकिन दोनों एक साथ कभी भी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इसका यूज क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वायुमंडलीय दाब का अनुप्रयोग क्या है, तो हेडिंग डालेंगे वायुमंडलीय दाब के अनुप्रयोग। वायुमंडलीय दाब के वायुमंडलीय दाब के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखें कि क्या यूज होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के और किस प्रकार से इससे और आगे प्रश्न बनता है। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि जब आप पानी में गहराई में जाते हैं, या चलो एटमॉस्फेयर की बात कर लें, कि जब आप एटमॉस्फेयर में ऊपर 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 उठते चले जाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपके सिर पर जो हवा की मात्रा है वो कम होती है कि ज्यादा। भाई अभी अगर मान लो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर 12 किलोमीटर है, तुम मान लो 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो एटमॉस्फेयर 11 किलोमीटर रह गया, और 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो एटमॉस्फेयर 10 ही किलोमीटर रह गया। यानी कि जब आप ऊपर 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 जाते चले जाएंगे तो हवा की मात्रा हमारे ऊपर कम होती चली जाएगी, और जब हवा की मात्रा हमारे ऊपर कम होती चली जाएगी तो प्रेशर जो है, दाब जो है, वो घटता चला जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम देखें तो ऊंचाई के बढ़ने पर, अगर हम देखें ऊंचाई के बढ़ने पर, ऊंचाई के बढ़ने पर, ऊंचाई का मतलब हाइट, अगर हम देखें हाइट के बढ़ने पर, ये बढ़ने का निशान लगाए दे रहा हूं, आप समझ जाना, यहां मैंने बढ़ने की बात की है। ऊंचाई के बढ़ने पर जो प्रेशर है, जो दाब है, जो प्रेशर है, जो दाब है, वो कम होता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही फ्रेम हो जाएगा कि ऊंचाई के बढ़ने पर जो दाब होगा, हाइट के बढ़ने पर जो प्रेशर होगा, वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर मान लो ऊंचाई पर तुम खाना पकाओगे, ऊंचाई पर जाकर मान लो तुम पहाड़ों पे चले गए, 4 किलोमीटर ऊपर हो, और तुम दाल पका रहे हो, तो दाल को पकने में ज्यादा समय भी लगता है। क्यों, समझो। देखिए, ऊंचाई के बढ़ने से दाब तो घट गया, अब दाब के साथ साथ जो पानी का क्वथनांक है, जो पानी का क्वथनांक है, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों, वो भी कम हो जाता है। दाब के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। इसीलिए पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है। इसीलिए पहाड़ों पर, इतना तो हिंदी इंग्लिश सब समझ लेंगे ना, पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है। पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है। अब बच्चे को लगता है कि यार एक बात बताओ कि चलो दाब कम हो गया और क्वथनांक घट गया। अब क्वथनांक मान लो क्या हो सकता है कि मान लो पानी पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता, तो भाई वो अब मान लो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा है, तो अब तो जल्दी उबल रहा है ना, फिर खाना देरी से क्यों पकेगा, फिर तो जल्दी पकना चाहिए। सुनो, होता क्या है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर पानी उबले, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर पानी उबलेगा, तो हो सकता है कि वो जितना, मतलब जितना ज्यादा पानी का तापमान होगा उतनी ज्यादा ऊष्मा अपने अंदर ग्रहण करेगा, क्योंकि जितना टेम्परेचर हम उसका बढ़ा रहे हैं उतनी ज्यादा वो हीट ले रहा है, ऊष्मा ग्रहण कर रहा है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो सकता है कि पानी 15 जूल ऊष्मा अपने अंदर ले लेता हो, लेकिन 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हो सकता है 10 जूल ऊष्मा ही ले। मान लो पानी में जो दाल है उसको पकने के लिए 15 जूल की ऊष्मा चाहिए, तो भाई ये बताओ कि इसमें थोड़ी ना पक जाएगी, फिर तो इस पे समय लगेगा। अगर पानी को, दाल को पकने के लिए 15 जूल ऊष्मा चाहिए, तो जब तक उसको 15 जूल नहीं मिलेगी, 10 जूल से तो लेट पकेगी, 15 जूल से जल्दी पक जाएगी। तो आपको ऐसे नहीं याद रखना है कि टेम्परेचर उसको पकाता हो दाल को, नहीं, तापमान दाल को नहीं पकाता है, ऊष्मा दाल को पकाती है, हीट दाल को पकाती है, और कम तापमान पर कम ऊष्मा आ पाती है। इस वजह से कुकर में, इस वजह से
कुकर में, या सॉरी कुकर नहीं, किसी भी बर्तन में बॉइलिंग पॉइंट घट जाने से, क्वथनांक घट जाने से खाना देरी से पकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? पहला क्वेश्चन नोट भी करते रहिए। ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब पर क्या फर्क पड़ेगा? आप कहोगे घट जाता है। पहाड़ों में ऊंचाई पे जाएंगे तो सांस आपको कम आती है। अगर आप एरोप्लेन में कभी बैठेंगे तो आपको पेन नहीं ले जाने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पेन में आप देखना इंक को रोकने के लिए एक भारी सा पदार्थ भरा होता है, हम तो उसको पारा कह देते हैं, मरकरी। वो पारा नहीं होता, वो कोई भारी पदार्थ है। अब भारी पदार्थ ने क्या लगाया हुआ है? हवा का दाब उस पर लगा हुआ है, इसलिए वो भारी पदार्थ भी रुका हुआ है। लेकिन जब हवा का दाब ही कम हो जाएगा, वो भारी पदार्थ खुद नीचे आ जाएगा, सारी इंक नीचे आ जाएगी, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। इसलिए एरोप्लेन में आपको इंक वाली कोई भी पेन नहीं ले जाने दी जाती है, जिससे कि आपके कपड़े खराब ना हो जाएं। पेंसिल आप ले जा सकते हैं। नोट करिएगा एक बार। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्वथनांक क्या है? वह तापमान जिस पर कोई भी वस्तु उबलनी शुरू हो जाए। वह तापमान जिस पर कोई भी वस्तु उबलनी शुरू हो जाए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये रीजन हो गया कि पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है। अब देखिए, अगर हम देखें कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, तो आप याद रखना, मैं कह रहा हूं प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। भाई ऐसा होता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। आप कढ़ाई की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाएंगे तो खाना जल्दी पकता है। क्यों पकता है? क्योंकि नाम है जैसा उसका प्रेशर, वो प्रेशर को बढ़ाता है। ये क्या कर देता है? अपने अंदर के दाब को बढ़ा देता है। ये इतना टाइट बंद होता है कि इसकी जो अंदर की हवा है वो कहीं बाहर नहीं जाएगी। ऐसा होने से इसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत दाब बढ़ जाता है। अब देखिए, दाब के घटने से अगर क्वथनांक घटता हो तो दाब के बढ़ने से निश्चित ही क्वथनांक बढ़ेगा। भाई दाब के घटने से अगर ये घटता है तो दाब के बढ़ने से भी क्वथनांक क्या होगा? निश्चित ही ये बढ़ेगा। बोलो सही कह रहा हूं मैं? जब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो क्या होगा? जब क्वथनांक के घटने से खाना देरी से पकता है तो क्वथनांक के बढ़ने से खाना जल्दी पक जाएगा। इसमें जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है मुस्कान, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया राहुल, वेरी गुड। भाई देखो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो बातें पूछिए आप कि जिनको याद रख पाना संभव है और जो पेपर में आने लायक है। देखो, मैं भी केवल उतना ही डेटा याद रखता हूँ कि जितना पढ़ाई के लिए जरूरी होता है, जैसे जो समझने के लिए जरूरी है। अब कोई तुम मुझसे पूछो भैया दूध का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मैंने मान लो दूध का याद कर लिया। तुम कल को मुझसे मरकरी का पूछोगे, परसों कैरोसिन का, उसके अगले दिन शहद का, फिर डीजल का, फिर मिट्टी के तेल का, फिर ग्लिसरीन का। तो भाई जरूरत भी क्या है? तो उन ना वो पेपर में पूछे जाते हैं, ना ही हमसे कभी कहा जाएगा। जूल का मतलब क्या होता है? निकिता जी आप बहुत लेट हैं। बढ़िया, जूल का मतलब तो अच्छे से आप इसका मतलब बीच में से जुड़े हैं। जो बीच में से जुड़े हैं एक बार पीछे की क्लास देखें, आपको समझ में आ जाएगा। हमें बॉइलिंग पॉइंट नहीं याद रखना है किसी का, है ना जी। जिज्ञासा जी की जिज्ञासा है कि पारे का बॉइलिंग पॉइंट बताए, लेकिन जिज्ञासा जी आपके इस जिज्ञासा का समाधान करने के लिए हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना वो पेपर में आएगा और ना उतना याद रखना संभव है। बैच खत्म हो जाएंगे तो पूरी वीडियो रहेगी, निश्चिंत रहिएगा। सारी की सारी वीडियो रहेंगी जब बैच खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो एक बार इसको नोट करिए और मुझे बताइए कि हाँ भैया, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो एप्लीकेशन है, वायुमंडलीय दाब के जो अनुप्रयोग हैं, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए हैं। सर ये यूनिट कैसे याद रखें? भैया याद रखने में जब दिक्कत होती, जब तुम्हें मैं डायरेक्ट रटने को दे देता, लेकिन मैंने तो समझाया है भाई, बार बार आपको समझ में आना चाहिए। किसका मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। टॉर, टॉर किसका मात्रक है? पारे से संबंधित है, तो पारे के दाब का मात्रक टॉर है। ऐसे याद रखो। जूल एक इसका ही ऐसा ही मात्रक है। सी के भाई बहुत बढ़िया। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आएगा। मैंने आपको बताया कि प्रेशर के बढ़ाने से क्वथनांक पर क्या फर्क पड़ता है, प्रेशर के बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट पर क्या फर्क पड़ता है, तो आप कहोगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और प्रेशर के घटाने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, एक यहां से भी क्वेश्चन आते हैं कि एक मेजरिंग डिवाइस है, एक मापक यंत्र होता है बैरोमीटर। हमने पढ़ा भी था कि, चलो बताओ बैरोमीटर क्या मापता है, अगर आपको ट्रिक से याद है तो।
हमने ट्रिक से पढ़े थे। योर टीचिंग मैनर इज इम्प्रेसिव, बहुत सारा आभार भाई। बैरोमीटर क्या होता है? जैसे बैरी, बैरी क्या होते हैं? शत्रु, शत्रु जो हमें हमेशा दबाते हैं। तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर मापता है। क्या होता है बैरोमीटर? वाह भैया, इतना बड़ी कोई तोप नहीं है, सिंपल सा जैसे थर्मोमीटर होता है ना, ऐसे ही बैरोमीटर है। बैरोमीटर में भी पारा भरा होता है, तो ये मान लो आपका क्या है, बैरोमीटर है। ठीक, बैरोमीटर में मान लो यहां तक भरा हुआ है पारा, ये बहुत सारा पारा इसमें भरा हुआ है, ये बहुत सारा पारा इसमें यहां तक भरा हुआ है। मान लो जब सब, ये क्या दिखाता है? ये लेबोरेटरी में रखे होते हैं, जहां मौसम विज्ञान अनुसंधान के केंद्र होते हैं, वहां की लैब में ही रखे होते हैं, और एक आदमी इस पर बराबर नजर बनाए रहता है। तो ये रखा हुआ है, आदमी मस्त अपना कुर्सी पे बैठा बैठा चाय पी रहा है, सामान्य दिन है, तो इसका जो प्रेशर है यहीं रुका रहेगा। लेकिन अगर अचानक से इसका प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाए, डक 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 डक, अचानक से इसमें पारे का स्तर नीचे गिर गया, सारा पारा नीचे आ गया, तो वो आदमी ये मान लेगा कि यहां पर दाब कम हुआ है। भाई जब ये प्रेशर को बता रहा है, दाब को बता रहा है, तो यहां पे माना जाएगा कि दाब कम हो रहा है। अब आप एक बात सोचो, जहां दाब कम होता है ना, आसपास की हवा उसे भरने के लिए तुरंत वहां भगाती है। याद रखना, आगे हम बर्नौली प्रमेय में भी पढ़ेंगे कि अगर कहीं दाब कम है, भाई यहाँ इसके आसपास मान लो दाब कम है, उस लेबोरेटरी के बहुत सारे क्षेत्र में दाब कम हुआ, तो आसपास की जो हवा होगी वो क्या कहेगी? शुन शुन, उसको भरने के लिए आ रही है। इसका मतलब ही ये है कि हवा की गति उस क्षेत्र में बहुत तेज है, इसलिए ही दाब कम हुआ है। हवा की गति बहुत तेज होने का अर्थ क्या होता है? आंधी तूफान होता है। तो प्रश्न ये आएगा कि अगर कहीं पारे का स्तर अचानक गिरा है, तो यहां पर आंधी तूफान आने वाले हैं। और अगर ऐसे ही अचानक पारे का स्तर ऊपर उठे तो मौसम साफ है, और अगर धीरे धीरे नीचे आएगा, धीरे धीरे, इसका मतलब बारिश का मौसम है। धीरे धीरे ये कभी भी ऊपर नहीं जाता है। चौथा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सीधे सीधे इनको याद रखें कि पारे का दाब, अगर पारे में दाब नीचे गिरा है, इसका मतलब आसपास की हवा आई है, और हवा आने का मतलब आंधी तूफान की बहुत संभावनाएं हैं। अगर ये अचानक ऊपर उठता है तो मौसम आपका साफ है, और अगर धीरे धीरे नीचे जाता है तो बारिश होने की संभावनाएं रहती हैं। पारा होता है आपका मरकरी भैया, पारा होता है मरकरी, पारा होता है इंग्लिश वाले दोस्तों मरकरी, मरकरी। बताइए क्लियर है इतना? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिएगा, तो यहां तक नोट करिएगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब कल आगे थोड़ा सा कल चलेंगे, क्योंकि एक अगला टॉपिक अगर हम शुरू करेंगे तो तकरीबन मुझे 15 मिनट चाहिए, और अभी हमारे पास मुश्किल से 5 मिनट है। 5 मिनट में टॉपिक नहीं कम हो पाए, नहीं कवर हो पाएगा। तो आशा करूंगा कि सबको चीज़ें बेहतर समझ में आ रही होंगी। देखिए, जिन भी बच्चों को समझने में कहीं पर कोई भी मुश्किल होती है, मान लो मैं भी उनके कमेंट नहीं देख पाया, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपना आप डाउट टेलीग्राम ग्रुप में डालिएगा। इसीलिए वो ग्रुप बनाया जाता है। आपके कोई भी डाउट हो आप मुझसे वहाँ पूछिएगा, वहाँ सॉल्व करने लायक हो गया, वहाँ बोर्ड पे सॉल्व करने लायक होगा, तो मैं अगले दिन ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। इस बात से नाराज़गी नहीं रखनी है कि मेरा कमेंट नहीं देखा। भाई कमेंट सबके देखना संभव नहीं है, आप मेरी जगह यहाँ होगे, आप भी नहीं देख पाओगे। इसीलिए टेलीग्राम डाउट ग्रुप बनाया गया है। मैं ज़रूरी डाउट्स के रिप्लाई भी कर देता हूँ जो मुझे आवश्यक लगते हैं। तो आप अपने डाउट मुझे वहाँ पे भेजिए। बाकी इस बात से कोई शिकायत नहीं रखनी है कि कमेंट नहीं पढ़ा। आप सभी दिल में बसते हैं, आप सभी से बहुत सारा प्यार है, आप भी जानते हैं, हम भी। आपकी जो भी ज़रूरी बात हो टेलीग्राम ग्रुप पे आप सेंड कर दो। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप उसको एक बार दोबारा से देख लीजिए। मेरी कोशिश होती है मैं बड़ी ही आसान भाषा में आपके सामने पेश करूँ। अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आता है, दोबारा देखने के बाद भी हालांकि आ जाएगा, नहीं आता है तो फिर आप मुझसे उसको डाउट ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लीजिएगा। एक भैया कह रहे हैं सर जी आप ही मैथ्स पढ़ा दिया करो। भाई मैथ्स, अभी तो साइंस की इतनी क्लासेस हो जाती हैं, 5-5 क्लासेस। चलिए, तो आप सबका बहुत सारा आभार। बेहतरीन तरीके से आप सब मेहनत करते हो, अच्छे से याद करते हो। मिलेंगे कल। नमस्कार, धन्यवाद।